लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक ऑलमोस्ट डन कर लिया है पी ग्लोब में नाइट्रोजन फैमिली को। आज हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स जो कि नाइट्रोजन फैमिली के हैं। नाइट्रोजन फैमिली में जो सबसे पहला कंपाउंड हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं दैट इज डाई नाइट्रोजन, और इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखा जाता है NP, जो कि कैसी है, एक गैसियस फेज में पाई जाने वाली चीज़ है। गैसियस फेज में पाई जाने के साथ साथ इसके पास पी बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है। रीज़न बिहाइंड दिस क्या है कि इसके पास जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिपल्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर ये किसी भी स्पीशी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, जिसकी वजह से ये आसानी से कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता। और बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जब हम बात करते हैं, इन सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि नाइट्रोजन में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी कि पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन या फिर डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में डी पाई या फिर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती। तो आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है कि इसकी प्रिपरेशन क्या है, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और साथ के साथ इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो डाई नाइट्रोजन को प्रोड्यूस इकोनॉमिकली, कॉमर्शियली हम कर सकते हैं बाय द लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। या तो लिक्विफिकेशन का आप फॉर्मूला लगाओगे, ये जो मेथड है लिक्विफिकेशन का कि आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगी और इसको लिक्विफाइड कर लीजिए, अदरवाइज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कर लीजिए, वहाँ से भी हम नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में 78% तक क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन है अर्थ पे, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है इन द एटमॉस्फेरिक एयर, और अर्थ पर सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है हमेशा फॉस्फोरस। अगर हम इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया जा सकता है बहुत इजी तरीके से। करना क्या है, केवल अमोनियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन ले लो, यानी जो नौसादर जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, उसको पानी में डाल करके उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लो। उसको सोडियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दो। बेसिकली ये चिली साल्ट पीटर वगैरह में भी पाया जाता है सोडियम नाइट्राइट। दोनों के एक्वस सॉल्यूशन जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सीधी भाषा में हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को बाहर निकालना है। तो हम नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन करा देंगे। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, दोनों नाइट्रोजन कंबाइन हुए नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इवोल्यूट हो जाएगी। यहाँ से जो H और Cl कंबाइन है, यहाँ पे Na है और O है, ये Na कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ। एक्वस मीडियम में सोडियम आयन रिलीज़ होगा क्योंकि, और NH4Cl से Cl नेगेटिव आयन रिलीज़ होगा। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। और जो बाकी का बचा, जिसमें कि मेरे पास ऑक्सीजन है और बचे हुए हाइड्रोजन है, वो कंबाइन होकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। बहुत एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जब हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब हम नाइट्रोजन बना रहे होंगे, तो एक बहुत कम अमाउंट नाइट्रस ऑक्साइड गैस का और HNO3 का साइड प्रोडक्ट की तरह बनता है इन सभी चीज़ों के साथ। बहुत छोटा सा एक अमाउंट जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि अगर ये टोटल ओवरऑल 90% या 98% बन रहे हैं तो HNO3 और NO का जो मिक्सचर होगा वो ऑलमोस्ट केवल 2% ही बनेगा। अब ये बेसिकली एक इम्प्योरिटी की तरह काम करते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है, लाइट वेट होने की वजह से यहाँ से आसानी से इवेल्यूएट हो सकती है, बाहर निकल सकती है। लेकिन जो बाकी की दोनों चीज़ें हैं वो लिक्विड और एक्वस फॉर्म में है, तो इनके साथ हमें ये एज अ इम्प्योरिटी मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड और HNO3। तो हमारे लिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है, इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से हटाना ज़रूरी होता है। तो हम करते क्या है कि इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में डाल देता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, वो इन इम्प्योरिटीज़ को बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देता है और यहाँ से ये इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। दूसरा मेथड है हमारे पास
आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक तो करते नहीं हैं, शेयर भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके भी नहीं जाते हैं बहुत से। तो यार आपके लिए मेहनत की जा रही है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ठोको लाइक, अभी के अभी ठोको लाइक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो फटाफट से और लाल वाले बटन को और बड़ा लाल कर दो। कि आप अमोनियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, जैसे अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने लिखा K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ से आपको केवल हीट करना है, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। जैसे ही हीट करोगे यहाँ से नाइट्रोजन इवोल्यूट हो जाएगी इन गैसियस फॉर्म। Cr2O7 कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O3 में। बेसिकली अगर मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो 2 तो ये आ गया अमोनियम का, 2x आ गया क्रोमियम का, 14 आ गया ऑक्सीजन का, ऑलवेज इक्वल टू D0। तो ये 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा 12, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 6। Cr2O3 के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी +3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूस हुआ है, यानी इसने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी है। कुल मिलाकर के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है अमोनियम डाइक्रोमेट की, वो एक रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल सेपरेट भी होंगे और रीअरेंज भी होंगे बाय रिड्यूसिंग, बाय रिडक्शन और बाय ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली इसकी सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वो ऑलमोस्ट कितनी दिखाई देगी, -4 के आसपास दिखाई देगी। और नाइट्रोजन जब गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। तो दूसरा मेथड था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, जिसकी हेल्प से हम ये बना सकते हैं। तीसरा जो मेन और इम्पोर्टेंट है, प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम अजाइड भी हम इसको बोलते हैं सीधा सीधा। अजाइड तभी यूज़ किया जाता है जब नाइट्रोजन 3 हो। अजाइड हम तब यूज़ करते हैं जब नाइट्रोजन के टोटल 3 एटम एक जगह कंसिस्टेड हो। तो बेरियम अजाइड को सीधा सीधा क्या कर देना है, गर्म कर देना है, हीट कर देना है। जैसे ही हीट करोगे नाइट्रोजन पूरा सेपरेट हो जाएगा बाय इवोल्यूशन। 3N2 गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी और जो बचेगा वो बेरियम होगा जो सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है और थोड़ी अमोर्फस सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है। इस तरीके से हम लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस को लेकर के, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि एक डाइनाइट्रोजन गैस होती है। डाइनाइट्रोजन जो है वो गैस होती है और डायटोमिक स्टेट पर पाई जाती है। कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी, टेस्टलेस होगी, नॉन टॉक्सिक गैस होगी, जिसकी वजह से इसको एज अ कूलेंट भी यूज़ किया जाता है। अगर ये टॉक्सिक होती तो हम इसको एज अ कूलेंट गैस यूज़ नहीं करते। अब ये कूलेंट गैस यूज़ कहाँ होती है? हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में जब हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। उस इक्विपमेंट में, उस एपरेटस में नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को लिंक करके नाइट्रोजन गैस को पास किया जाता है, जिसकी हेल्प से हमारी रिएक्शन ठंडी हो जाती है। सेकेंडली अगर हम इसकी बात करें इसके आइसोटोप्स को लेकर के, तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। उसी तरीके से नाइट्रोजन के भी अपने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। आइसोटोप्स वो स्पीशी होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन जो गैस है बेसिकली, इसकी सोल्यूबिलिटी पानी में बहुत कम है। और रीज़न वही है, एक तो पी पाई बॉन्डिंग का, दूसरा गैसियस फॉर्म में पाया जाना, तीसरा इसका साइज़ बहुत छोटा होना। पूरे ग्रुप के अंदर N2 का जो साइज़ होता है वो लीस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मैं इस नाइट्रोजन को रूम टेम्परेचर पर ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ या फिर इसके बोन्स को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एट रूम टेम्परेचर ये एक इनर्ट गैस की तरह काम करेगी। कहीं कहीं पर कंडीशन इसकी इनर्ट गैस से ज़्यादा भी दिखाई देगी, लेकिन मोस्टली ये रूम टेम्परेचर पर एज ए इनर्ट गैस ही काम करती है, जिसकी वजह से इसके इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाना, तोड़ पाना, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये कुल मिलाकर के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को बहुत हाई दिखाती है। अगर हम टेम्परेचर को रेज कर दें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्योंकि ये गैस है तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, नाइट्रोजन उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगी, उसकी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट होगी। और अगर उसके सामने कहीं मेटल्स आती हैं या फिर हम इसकी मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये मेटल्स के साथ कंबाइन होकर के आयनिक नाइट्राइड्स या कोवलेंट नाइट्राइड्स आसानी से बना लेती है। तो नाइट्रोजन के अंदर ये प्रॉपर्टी है, डाइनाइट्रोजन गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पर ये एज अ नॉन रिएक्टिव गैस की तरह बिहेव करती है, लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है और उसको तोड़ना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से अगर इसके सामने कहीं मेटल्स आती हैं या अगर हम इसकी रिएक्शन मेटल्स के साथ कराते हैं, तो ये आयनिक नाइट्राइड्स यानी कि मेटल नाइट्राइड्स बना लेती है इन आयनिक फॉर्म और कोवलेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मेटल से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, कि जैसे मैंने एक लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई है नाइट्रोजन की, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया है लिथियम नाइट्राइड। ये लिथियम नाइट्राइड बेसिकली कैसे बना, लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में काम करेगा और लिथियम पॉजिटिव स्टेट पे काम करेगा, क्योंकि लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द लिथियम। तो कुल मिलाकर के ये कंपाउंड कैसा हो गया, आयोनिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ये दे रहा है किसकी, आयनिक कंपाउंड की। ये 3 नीचे जाएगा, ये 1 नीचे जाएगा, तो रिएक्शन को बैलेंसिंग के लिए हमने मल्टीप्लाई की यहाँ पे 6 से और यहाँ मल्टीप्लाई करी 2 से। सिमिलर एग्जांपल है मैग्नीशियम के केस में, तो ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा Mg3N2, क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर -3 है, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, और फॉर्मूला बन गया Mg3N2। ये भी एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ गया हेबर्स प्रोसेस, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का रेशो आयरन मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में पार्टिसिपेशन देता है रिएक्शन की रिएक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, और बना देता है अमोनिया गैस 2NH3। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम आयरन और मोलिब्डेनम भी रखें, क्योंकि इनका काम केवल और केवल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का है। आयरन रिएक्शन की रेट बढ़ाता है, मोलिब्डेनम रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं नाइट्रोजन की जब वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो जो नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन जिसे हम बोल रहे हैं, वो बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। इसीलिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पर मोर देन अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं,
और क्या बना देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। डाई नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ 2000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दी जाए तो वो बना देती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बात करें अगर यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस के, तो यूजेस में सबसे पहला जो मेन यूज़ है डाई नाइट्रोजन का, वो हेबर्स प्रोसेस में है। हेबर्स प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया करने के लिए हम डाई नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कैल्शियम साइनेमाइड बनाने के लिए भी डाई नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कहीं पर अगर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कराना हो, कहीं पर हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना हो जहाँ पर एक गैस की नीड हो और गैस हो इनर्ट, वहाँ हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। स्टील इंडस्ट्री में और आयरन इंडस्ट्री में एज अ डाइल्यूएंट इसको यूज़ किया जाता है, और डाइल्यूएंट का मतलब एज अ सॉल्वेंट की तरह तुम इसको यूज़ कर सकते हो। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो अपने अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व करा लें। डाइल्यूएंट भी बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन ये गैसियस फेज में होते हैं। जब रिएक्टिविटी फास्ट होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, उस केस में रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम डाइल्यूएंट्स मिलाते हैं, और वो डाइल्यूएंट नेचर में कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। जब नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में होती है तो उसका हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, जो हमारे घरों में फ्रीजर्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है कूलिंग करने के लिए। बायोलॉजिकल मटेरियल्स को इनर्ट एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो। जितनी भी पैकेजिंग आती है मार्केट के अंदर, फूड मटेरियल आता है पैकेजिंग के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखी जाती हैं नाइट्रोजन के। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। यहाँ से एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कंप्लीट द रिएक्शन के लिए आए या फिर इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में से आए। तो बालको करी नहीं करी वीडियो लाइक, करी नहीं अभी तक, कर दो। पता है ना कैसे करनी है, अंगूठे पे बटन दबा, बटन को लाल कर देना याद से। हाँ कर दो कर दो।